हाय दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा कॉर्नर में। मैं निखिल जाखड़ लेके आया हूँ आपके लिए व्यापम के साइंस के 2017-2016 में जितने भी पेपर हैं, हमारे पास 107 पेपर है। उसमें जो साइंस के क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन हर साइंस पेपर में से साइंस के क्वेश्चन मैंने छांट के आपके लिए लेके आया हूँ। ये वीडियो आप एकदम टेस्ट की तरह दीजिएगा। आपके पास 15 क्वेश्चन आएंगे। उन 15 क्वेश्चनों में आपको हर एक क्वेश्चन खुद से पहले मैं रीड करूंगा जब तक आपको उसका आंसर देना है। उसके बाद अगले स्लाइड में मैं आपको उसका आंसर बता दूंगा। इस तरह से आपको रीचेकिंग हो जाएगा कि आपके कितने नंबर आ रहे हैं, और आप ये देख पाएंगे किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस तरह के व्यापम में क्वेश्चन आते हैं, क्या लेवल होता है, और आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी है। क्योंकि देखो, पढ़ने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पढ़ना वही है जो आता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है, लिग्नाइट, बिटुमिन एंड एंथ्रासाइड आर डिफरेंट रैंक ऑफ। लिग्नाइट, बिटुमिन तथा एंथ्रासाइड निम्नलिखित में से किसकी विभिन्न कोटियां हैं? कोल, कोयला, नेचुरल गैस, प्राकृतिक गैस, बायोगैस, जैव गैस, न्यूक्लियर फ्यूल, नाभिकीय ईंधन। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा। इसका सही आंसर क्या होगा? कोल। ये सब किसकी कोटि है या किसके वेराइटी है? यह कोल की वेराइटी है। चलो चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। आप देख रहे हो क्या लेवल आता है क्वेश्चनों का। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द प्रिफर्ड मिरर यूज फॉर सेविंग इज। हजामत सेविंग के लिए उपयोग में लाए जाने वाले बेरी दर्पण है। कॉन्वेक्स मिरर उत्तल दर्पण, कॉनकेव मिरर अवतल दर्पण, प्लेन मिरर समतल दर्पण, पैराबोलिक मिरर परवलयाकार दर्पण। तो आपको बताना है कि सेविंग करते समय हजामत किस दर्पण का यूज करता है। तो इसका सही आंसर होगा कॉनकेव मिरर, अवतल दर्पण। चलते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? द मटेरियल यूज्ड फॉर मेकिंग इलेक्ट्रिकल फ्यूज वायर शुड हैव। विद्युत फ्यूज का तार बनाने के लिए प्रयुक्त होने वाली सामग्री में निम्न होना चाहिए। देखो, आपको ये तो पता होगा कि टंगस्टन का फ्यूज वाला तार होता है। तो अब आपको यह बताना है कि उसमें क्या प्रॉपर्टी होती है, उसकी प्रॉपर्टी क्या है। लो मेल्टिंग पॉइंट, निम्न गलनांक, लो कंडक्टिविटी, निम्न चालकता, हाई मेल्टिंग पॉइंट, उच्च गलनांक, और हाई रेजिस्टेंस, उच्च प्रतिरोध। तो इसमें से कौन सा उसका सही आंसर होगा? उच्च गलनांक। क्योंकि उच्च गलनांक होगा तभी वो टेम्परेचर पे पिघलेगा नहीं। क्योंकि हमें पता है 1400 तक, 1000-2000 डिग्री सेल्सियस वहाँ का टेम्परेचर होता है। तो इससे ऊपर टंगस्टन पिघलता है, उसका गलनांक पॉइंट उससे ज़्यादा होता है, इसलिए हम टंगस्टन का यूज़ करते हैं। चलो चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ट्रांसप्लांटेशन ऑफ सीडिंग इज डन फॉर। अंकुरन की रोपाई खालिस्तान के लिए की जाती है। पेडी, चावल, वीट, गेहूं, मेज, मक्का, ज्वार या ज्वार। ओके, तो इसमें आपको बताना है कि भाई आपको प्लांटेशन करने से पहले जब हम क्रॉपिंग करते हैं, खेती करते हैं, बुआई करते हैं, तो कुछ ऐसी क्रॉप हैं जिन्हें हम गार्डन में उगाते हैं या फिर किसी एक छोटी क्यारी के अंदर उगाते हैं, फिर उन्हें जाके ज़मीन के अंदर डालते हैं। तो ऐसा किसके साथ करते हैं हम? ऐसा हम पेडी चावल के साथ करते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? पेडी चावल। गेहूँ, मक्का और ज्वार, इनको हम सीडील में लेते हैं और डायरेक्ट बो देते हैं। इन्हें हम पहले प्लांट नहीं करते, अंकुरित इन्हें नहीं करते। द केमिकल प्रोसेस दैट रिलीज एनर्जी इन ए सेल कॉल्ड। वह रासायनिक क्रिया जो कोशिकाओं में ऊर्जा उपमुक्त करती है कहलाती है। फोटोसिंथेसिस प्रकाश संश्लेषण, डाइजेशन पाचन, ब्रीथिंग श्वसन, मेटाबॉलिज्म उपचयन। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। ये रासायनिक क्रियाएं, अभिक्रियाएं किसके बारे में पूछ रहा है? कोशिका के अंदर की बात कर रहा है। तो ये होती है मेटाबॉलिज्म, उपचयन। ठीक है, मेटाबॉलिज्म। फोटोसिंथेसिस पेड़ों के द्वारा किया जाता है, उसमें पूरी भोजन बनाने की प्रक्रिया होती है। यहाँ पे रासायनिक क्रिया की एकदम ओनली फॉर रासायनिक अभिक्रिया की बात कर रहा है, केमिकल रिएक्शन की बात कर रहा है, ना कि पूरे प्रोसेस की बात कर रहा है। पूरी प्रोसेस की बात करता तो हम फोटोसिंथेसिस एक बार बोल सकते थे, या डाइजेशन, ह्यूमन के अंदर डाइजेशन होता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? सीड प्लांट आर प्लेस इन। बीजदार पौधे खालिस्तान में रहते हैं। टेरिडोफाइटा, फंगी, कवक, एल्गा, शैवाल, फोर्नोग्राम, पुष्प भित्ति। तो आपको बताना है कि इसमें से सीड प्लांट किसे कहते हैं। तो सीड प्लांट कहते हैं हम फेनोगेमा, पुष्प भित्ति, जिसमें पुष्प भित्ति होती है उसी में सीड्स प्लांट होते हैं, उसमें सीड्स होते हैं। ये आपको पता चल रहा होगा इस वीडियो के द्वारा कि कौन से टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। देखो, प्लांटेशन से भी है, एनवायरनमेंट से भी क्वेश्चन आ रहे हैं,
हर जगह से छोटे छोटे क्वेश्चन आ रहे हैं, बहुत बेसिक आपको पढ़ना है। एक बार पूरा बायोलॉजी और केमिस्ट्री और फिजिक्स आपको रीड करनी है। होल्ड टू बोन टुगेदर, दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। एडोपोस टिश्यूज, बसी उत्तक, लिगमेंट अस्थिरज्जु, एरोलोर टिश्यू, एलोरोल उत्तक और टेंडन कंडरा। टेंडन को क्या कहते हैं? कंडरा। तो दो अस्थियों को एक साथ जोड़ने वाला, देखो कनेक्टिव टिश्यू के बारे में यहाँ पे हमसे पूछा गया है, जो कि दो अस्थियों को एक साथ जोड़ता है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? लिगमेंट। लिगमेंट क्या करता है? दो अस्थियों को जोड़ता है, दो बोनों को जोड़ रहा है। और बोन, और यदि हम बात करें मसल्स, बोन्स और मसल्स को कौन जोड़ कर रखता है? तो वो जोड़ कर रखता है टेंडन। ओके। और एरोलोर टिश्यूज, एरोलोर टिश्यूज क्या करते हैं? जब भी दो मसल्स टू मसल्स या बोले दो ऑर्गनों के बीच में जो खाली जगह रहती है, जब हमारे ऑर्गन डैमेज हो जाते हैं तो उन्हें जोड़ने का काम कौन करता है? एरोलोर टिश्यूज करते हैं। इस बात का आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे अलग अलग टाइप से अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन आर नॉट प्रेजेंट इन एनिमल सेल्स, निम्नलिखित में से कौन सा एक संयोजी पशु कोशिकाओं में उपस्थित नहीं होता है? गोल्जी बॉडी एंड बेकुलास, गोल्जिकाय और राशनधारी, सेल्स एंड प्लास्टिड, कोशिका और लवक, माइट्रोकांडिया एंड न्यूक्लियस, माइट्रोकांडिया और नाभिक, साइटोप्लाज्म एंड सेल मेम्ब्रेन, कोशिका द्रव्य और कोशिका झिल्ली। तो आपको ये बताना है कि इनमें से कौन सा जो पेयर है वो संयोजी पशु में नहीं होता। तो आपको पता होगा सेल्स मेम्ब्रेन, वो सेल्स और प्लास्टिड लवक, सेल्स और प्लास्टिड लवक जो होते हैं वो ह्यूमन के अंदर नहीं होते हैं। ये सिर्फ प्लांट के अंदर ही पाया जाता है। ह्यूमन सेल्स और प्लांट सेल आपको पूरी पढ़नी है। उसमें छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं पूरे उनके पार्ट्स के बारे में, उनके अंदर कितने कौन कौन से ऑर्गेनिज्म होते हैं और वो कौन क्या काम करता है, ये आपसे जरूर पूछा जाता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। केरोसिन वन मोर रिपीडली देन कोल बिकॉज, क्योंकि मिट्टी का तेल कोयले से अधिक तेजी से जलता है, इसका कारण क्या है आपको ये बताना है। इट इज़ लो क्लोरोफिक वैल्यू, इसका कैलोरीफिक मान कम होता है। किसका बात कर रहा है ये? केरोसिन की बात कर रहा है। इट हैज़ मोर ऑक्सीजन इन इट द कोल, उसमें कोयले की तुलना में अधिक ऑक्सीजन होती है। इट हैज़ लो इग्निशन टेम्परेचर, इसका प्रज्वलन ताप कम होता है। इट इज़ ए लिक्विड हाइड्रोकार्बन, यह तरल हाइड्रोकार्बन होता है, इस कारण से ये तेजी से जलता है। तो आपको बताना है ये तेजी से क्यों जलता है। इट हैज़ लो मेल्टिंग इग्निशन टेम्परेचर, इग्निशन टेम्परेचर जिस ऐसा टेम्परेचर जिस पे वो जलने लगे। तो क्या होता है, जो हमारा पेट्रोल होता है उसका केरोसिन का कम होता है। केरोसिन से भी नीचे डीजल का और डीजल से नीचे पेट्रोल का होता है, इसलिए पेट्रोल बहुत ज़्यादा जल्दी जलता है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट कैन नॉट बी डिग्रेड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उस पदार्थ को पहचानिए जो सूक्ष्म जीवों द्वारा निम्नीकृत नहीं किया जा सकता। हमें ऐसा बताना है जिसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा नहीं सकते। डेड एनिमल, मृत पशु, वेजिटेबल पिल्स, सब्जियों के छिलके, एम्प्टी ग्लास बोतल्स, खाली कांच की बोतलें, या डिके प्लांट, क्षय पौधे। तो इसमें से आपको बताना है किसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकते या जिन्हें नहीं पचा सकते। तो आपको दिख रहा होगा आंसर होगा एम्प्टी ग्लास बोतल। जो ग्लास की बोतल होती है इसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं खा सकते, इसे डिग्रेडेबल नहीं किया जा सकता। मृत पशु हैं, एक समय के बाद मिट्टी में मिल जाते हैं, सब्जियों के छिलके भी, और क्षय में पौधे, जितने भी डिके प्लांट, जो प्लांट मरे हुए होते हैं वो क्या होते हैं, धीरे धीरे मिट्टी में मिल जाते हैं, उन्हें माइक्रो ऑर्गेनिज्म खा जाते हैं। चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 ml ऑफ सोल्यूशन ऑफ NaOH न्यूट्रलाइज 7 ml ऑफ गिवन सोल्यूशन ऑफ HCl, then 20 ml of same solution of NaOH required. How many of HCl solution to neutralize? NaOH का 10 मिलियन HCl के लिए दिए गए 7 बिलियन को उदासीन बना देता है। तो NaOH को उदासीन के उसी बिलियन के 20 ml को उदासीन बनाने के लिए HCl बिलियन के कितने ml की आवश्यकता होगी? तो सीधा सा है भाई, 10 ml कितने को, 7 को न्यूट्रलाइज करता है, तो 20। ये कैसे आया? 2 का मल्टीप्लाई करने पर, तो यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई कर दें तो आपका आंसर हो जाएगा 14। तो इसका सही आंसर क्या होगा? 14 बिलियन, 40 ml। अगला क्वेश्चन है, एरोप्लेन्स हैव स्ट्रीमलाइन शेप सो दैट दे कैन ओवरकम द, हवाई जहाज का आकार धारा रेखीय होता है ताकि वे खालिस्तान पर काबू पा सकें। फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ एयर, वायु का घर्षण बल, स्लाइडिंग फ्रैक्शन, स्पर्शीय घर्षण, स्टैटिक फ्रैक्शन, स्थैतिक घर्षण, रोलिंग फ्रैक्शन, बेलन घर्षण। तो आपको बताना है जो स्ट्रीमलाइन शेप का मतलब है जो नुकीला होता है ना सामने से एरोप्लेन, तो वो नुकीला क्यों होता है ये आपको बताना है।
तो ये होता है वायु घर्षण को कम करने के लिए। फ्रैक्शनल फोर्स ऑफ एयर, जो एयर का फ्रैक्शनल फोर्स होता है उसे कम करने के लिए हम जहाज़ों को क्या किया जाता है, नुकीला बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है द डबल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए वाज प्रपोज बाय वेस्टन एंड क्रिक इन द ईयर। वाटसन और क्रिक द्वारा डीएनए की द्विखंडी संरचना का प्रस्ताव खालिस्तान वर्ष में किया गया था, 1953, 1997, 1856 और 1962। अब ये क्वेश्चन यदि आपसे इस तरह पूछा जाता कि हेलिकल डुअल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए किसने दिया था, तो आप वेस्टन और क्रिक बहुत इजीली बता सकते थे। लेकिन अब हम एक या दो क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो सिर के ऊपर से जाते हैं या जिन्हें हम अवॉइड कर देते हैं। देखो पढ़ाया तो हो सकता है जाता हो, लेकिन ऐसे क्वेश्चन हम इमेजिन नहीं कर सकते कि ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, पर ऐसे भी क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो आप देख सकते हो यही हेल्प करने के लिए आपकी कि किस तरह के एक जो देखो बाकी 10 जैसे 15 क्वेश्चन है तो 15 में से 10 से 12 क्वेश्चन किसी से भी बन जाएंगे, बाकी के रहे 3 क्वेश्चन। तो उन 2 से 3 क्वेश्चनों को जो अटेम्प्ट करेगा वो ही सेलेक्ट होगा, ये आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। इसीलिए मैं ये आपके लिए पेपर लेके आया हूँ। तो ये वाला क्वेश्चन है, इसका सही आंसर क्या होगा 1953 में जो वेस्टन और क्रिक थे उन्होंने ड्यूअल हेलिकल स्ट्रक्चर ऑफ डीएनए दिया था। ठीक है, तो ये आपका आज का लास्ट क्वेश्चन आपके सामने है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट पॉलीथीन एंड प्लास्टिक। पॉलीथीन एवं प्लास्टिक के बारे में सही कथन का चयन करें। आर नॉन बायोडिग्रेडेबल, गैर जैव निम्नीय है। डिकम्पोज जनरेशन बेड ओडोर, विघटित होकर खराब गंध पैदा करते हैं। आर नॉट हार्मफुल, हानिकारक नहीं है। डिग्रेड इन एनवायरमेंट वेरी इजीली, पर्यावरण में बहुत सरलता से निम्नीकृत हो जाते हैं। तो आपको इसमें से सही कथन चूज करना है, क्योंकि इसमें बाकी के कथन गलत दिए गए हैं, आपको सही कथन बताना है। तो आर नॉन डिग्रेडेबल, ये सही बात है कि ये डिग्रेडेबल नहीं होते हैं, तो यही आपको चॉइस करना था। ये आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन था। तो आपको मेरी प्रयास कैसे लगा, अब आपको मैं साइंस के क्वेश्चन, जीके के क्वेश्चन, मैथ्स, रीजनिंग, हमारे जो भी 2 साल 2017 और 2016 में कांस्टेबल के एग्ज़ाम हुए थे और ये 1 महीना चले थे और 1 महीने में 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे। तो हमारे पास कम से कम 107 पेपर्स हैं, मैं सभी के टोटल मिला के। तो हमने सभी के 107 वीडियो आपको मिलेंगे, साइंस के, जीके के, मैथ्स के और रीजनिंग के। इससे यदि आप अभी तक आपकी कोई भी तैयारी नहीं हुई है, आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। आप भले और कुछ ना पढ़ें, यही सारे वीडियो देखते रहें और फिर धीरे धीरे करके इन टॉपिकों के अंदर जो टॉपिक आपको दिख रहे हैं, जो क्वेश्चनों में जो टॉपिक दिख रहे हैं कि यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है, उस टॉपिक को एक बार आप रीड कर लीजिए। और मैं धीरे धीरे इन सारे टॉपिकों के क्वेश्चन, जिन टॉपिकों से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो टॉपिक भी आपके लिए लेकर आऊँगा हमारे स्टैटिक जीके और स्टैटिक साइंस में, जिससे कि आपको हेल्प मिल सके, आपको और कहीं जाने की जरूरत ना पड़े, आप क्वेश्चन के साथ उन वीडियो को भी पढ़ लें। तो आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह हम मिलते रहेंगे। धन्यवाद।